नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का ये दूसरा क्लास है। कौन सा क्लास बच्चों? ये हमारा दूसरा क्लास है। और ये दूसरे क्लास में, पहले क्लास में प्रकाश के परावर्तन के बारे में मैं बताया था कि जब प्रकाश समतल दर्पण पे पड़ता है तो समतल दर्पण से टकराने के बाद वह परावर्तित हो जाता है, तो लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और समतल दर्पण पे जिस एंगल के साथ टकराएगी उसी एंगल के साथ वो लौटेगी दूसरे एंगल के साथ। बच्चों, परावर्तन के नियम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परावर्तन के नियम के बारे में, तो परावर्तन के नियम के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये हमारा समतल दर्पण है, ये हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। इस समतल दर्पण पे यहाँ से प्रकाश जो है यहाँ जाती है और यहाँ से टकराने के बाद उसी एंगल में इधर लौट जाती है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक बीच में क्या लेंगे, एक अविलंब लेते हैं। बीच में एक अविलंब लेते हैं जिसका नाम हमारा n है। और ये हमारा बच्चों कौन से दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब यहाँ पर हम प्रयास करेंगे जानने का। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको जानना बहुत ही आपके लिए जरूरी है। जो प्रकाश आ रही है, प्रकाश समतल दर्पण की ओर आ रही है, ये प्रकाश क्या कर रही है? समतल दर्पण की ओर आ रही है। तो समतल दर्पण की ओर आ रही है, तो इसीलिए इसे हम आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण। अब आप समझ गए होंगे कि जो भी किरण यानी जो भी प्रकाश समतल दर्पण पे पड़ रहा है यानी समतल दर्पण की तरफ आ रहा है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और जब समतल दर्पण से टकराने के बाद जब ये वापस लौटेगी तो ये लौटने की क्रिया को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और बच्चों, आप ये जान गए होंगे कि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण हम किसे कहेंगे। ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो अविलंब डाला गया है, यह अविलंब भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण I बराबर कोण R बराबर है आपस में। यहाँ पर मुझे समझने का प्रयास हम ये करेंगे। एक होता है आपतन कोण। तो आपतन कोण हम किसे कहेंगे, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो देखिए, ये हमारा है आपतित किरण। ये हमारा आपतित किरण है। माना कि इसका नामकरण हम रख देते हैं A और इसका नामकरण जो परावर्तित किरण है उसका मान है B। तो देखिए बच्चों, ये आपतित किरण जब ये समतल दर्पण पे पड़ेगी तो टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाती है, तो इसी किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। ये जो किरण आती हैं जो समतल दर्पण से टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो है एक हम अविलंब लिए हैं जो बिंदु O पे जाकर के मिलता है, जिस अविलंब का नाम है NO। अब बच्चों बताओ कि जितने एंगल के साथ ये बनेगा यानी कोण I बनेगा, उतने एंगल के साथ ये कोण R भी बनता है। तो आपको हम यहाँ आपतित किरण, परावर्तित किरण और इसी के साथ हम आपको बताने वाले हैं आपतन कोण। आपतन कोण हम किसे कहते हैं? देखिए, ये आपतित किरण और ये समतल दर्पण पे डाला गया अविलंब के बीच का जो क्षेत्र होते हैं, जो कोण होता है, इसी कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। लिख देते हैं आपतन कोण।
दूसरी तरफ हम चलते हैं, यह परावर्तित किरण और समतल दर्पण पे डाला गया अविलंब के बीच जो कोण बनते हैं, इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम R से इंडिकेट करते हैं। तो इस कोण को हम कहेंगे परावर्तन कोण। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ, यहाँ से कई बिंदु हमें, तो देखिए इस तरह से हमारा यह आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हम यहाँ पर बना चुके हैं। इसमें और चीज़ भी हमको समझने की ज़रूरत है। परावर्तित किरण बता दिए हैं, आपतित किरण भी हम बताए हैं, और ये आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु आपका क्या हुआ, इस चीज़ को भी आप गौर से समझ लीजिए। ये बच्चों आप ये बताइए कि ये आपतित किरण जब समतल दर्पण पे आकर के टकराती है, आपतित किरण जब ये समतल दर्पण पे आकर के टकराती है और ये टकराने के बाद जो है फिर ये यानी कि परावर्तित हो जाती है। तो जहाँ पे ये टकराई ना, जहाँ पे ये टकराती है ये आपतित किरण, यही इसी बिंदु को हम आपतन किरण, उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। लिख लीजिए आप यहाँ आपतन बिंदु। तो देखिए इस तरह से आपतन बिंदु के बारे में भी हम ये बता दी हैं। और ये अविलंब, इसके बारे में तो मैं आपको अभी बताया ही हूँ, अविलंब। बच्चों देखिए इसमें डिफिनेशंस लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम एक बार फिर से इसको हम डिटेल्स एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप सारे डेफिनेशन को आप अच्छी तरीक़ा से समझ पाएँ। फिर से हम एक बार हम इसे करते हैं परावर्तन के नियम, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए पूछा जाता है। सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है, आपको ये समतल दर्पण ले लेना है और इस समतल दर्पण पे जब ये हमारी आपतित किरण यानी प्रकाश की किरण जब इस पे पड़ेगी समतल दर्पण पे, यानी जिस बिंदु पे समतल दर्पण के जिस बिंदु पर जो प्रकाश की किरण पड़ रही है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। फिर जो ये किरण आ रही है समतल दर्पण की तरफ, ये प्रकाश की किरण जो समतल दर्पण की ओर आ रही है, इसी किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। और ये टकराने के बाद जो दिशा में जा रही है और इसी किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। दूसरी बात यह है कि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो हम अविलंब डाले हैं, ये अविलंब जो है इसे दो भागों में विभक्त करता है। पहला जो ये आपतन कोण और दूसरा परावर्तन कोण। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम आपतन कोण किसे कहेंगे और परावर्तन कोण किसे कहेंगे, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। पहली चीज़ यह है कि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को हम अविलंब कहते हैं। और देखिए ये आपतित किरण और अविलंब के बीच पे जो कोण बनते हैं यानी कोण आई, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। दूसरी बात ये कि ये परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में जो ये अविलंब डाला गया, तो ये अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो ये कोण होता है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। बच्चों अब हम बताएंगे आपको परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के नियम टोटल जो है ये दो हैं। पहला नियम ये कहता है कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण के बीच में डाला, पहले नियम के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि परावर्तन का नियम। देखिए ये आपतित किरण और परावर्तित किरण पे डाला गया अविलंब ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम हम समझने का प्रयास करते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं।
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब ये बताइए, जिसे हम कहते हैं कोण I बराबर कोण R। ठीक है, आगे आप बढ़िए। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। देखिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। देखिए, इस पॉइंट को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है। कौन सी दर्पण है? समतल दर्पण। ये हमारा समतल दर्पण है और ये समतल दर्पण में क्या पड़ रहे हैं? अभिलंब। समतल दर्पण में अभिलंब है, तो ये अभिलंब क्या करेंगे? 90 डिग्री में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्या पर 90 डिग्री का एंगल बनता है जो समकोण होते हैं। देखिए, इस अभिलंब पर जो हमारी किरण आएगी, वह किरण जिस दिशा में पड़ेगी उसी दिशा में क्या हो जाएगी? विपरीत चली जाएगी। तो वही समतल दर्पण पर पड़ने वाले जो लंबवत किरण जो होती है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत जो रेखा होती है, ये रेखा जो समतल दर्पण में पड़ती है, वह जिस दिशा से आती है उसी दिशा से वह लौट जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम I बराबर करेंगे 0 और R बराबर भी 0, यानी आपतन कोण भी 0 है और परावर्तन कोण भी हमारा यहाँ 0 है, और ये हमारा आपतित किरण है और ये हमारा परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है। आगे की तरफ हम पढ़ते हैं। देखिए, अब कहते हैं कि प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं? प्रतिबिंब। देखिए, प्रतिबिंब के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कि प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम बिंदु स्रोत या का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब के बारे में हम डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। लिखते हैं इसका हम डेफिनेशन। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए, ये हमारे प्रतिबिंब जो है ना, ये 2 प्रकार के हैं। प्रतिबिंब हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब हमारा जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो है वो हमारा कहलाता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो बच्चों, ये 2 तरह के प्रतिबिंब हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में और आभासी प्रतिबिंब के बारे में भी हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है,
उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, देखिए बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, देखिए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसी तरह से हम आभासी प्रतिबिंब के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, प्रकाश की किरणें दर्पण से लिखते हैं। प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का हम काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे देखिए, आगे की तरफ हम आपको कुछ और यहाँ पर हम बताएं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए कौन सा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना हमारा? समतल दर्पण, है ना। तो समतल दर्पण के द्वारा हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समतल दर्पण खींचेंगे। खींचिए, ये हमारे कौन से दर्पण कहलाएंगे? समतल दर्पण। समतल दर्पण में देखिए, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब माना कि यहाँ पर कोई वस्तु हमारा है, इस वस्तु से जो है किरण यहाँ पर आई और यहाँ से आपतित होने के बाद इधर से परावर्तित हो गई हमारी किरण, ठीक है। देखिए लेकिन यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति होगा, इसका नामकरण हम रख देते हैं बी, इसका नामकरण ओ, है ना। यहाँ पर जो व्यक्ति होगा उसको क्या आभास होगा कि ये जो है ये हमें कहाँ से आता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से हमें आता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए इसको नाम हम रख देते हैं आई। अब हमें ये बताइए आप कि इस पर अगर हम अविलंब डालेंगे, इस पर हम अगर अविलंब डालते हैं, जितना एंगल का ये कोण बनाता है आपतन कोण, उतना ही एंगल का ये हमारा परावर्तन कोण भी एंगल बनाता है। ये हमारा समकोण है। जितनी बड़ी वस्तु हमारी ये है उतनी बड़ी हमारी इमेज भी बनेगी। लेकिन यहाँ पर जब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, जब वो उस वस्तु को देखेगा तो वह वस्तु जो है उसे यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा। इस तरह से इसका इमेज जो यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का इमेज यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप समतल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा जितना बड़ा हमारा वस्तु है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। अब यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जितनी बड़ी हमारी वस्तु है उतनी ही बड़ी हमारी प्रतिबिंब भी बनेगी, किसमें? समतल दर्पण में, ठीक है। देखिए कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली बातें हैं। कोई वस्तु समतल दर्पण से जितने आगे होती है, समतल दर्पण से जितनी आगे होती हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही
पीछे बनता है। अब देखिए यहाँ पर, अब यह है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं के बारे में हम एक बार आपसे डिटेल्स बोल देते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जो हमारा ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये दर्पण के क्या बन रहे हैं, पीछे बनते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। जितना बड़ा हमारा ये वस्तु का आकार है, उतना ही बड़ा हमारा ये प्रतिबिंब का आकार बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा हमारा ये प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। तो इस तरह से आप ये भी समझ गए। और तो बच्चों, इसी के साथ हम लेते हैं विदाई। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों तक भी फैलाइए, एकदम ज़रूरी है। तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि तैयारी भी आपकी ज़बरदस्त होना है। बहुत ही लगन के साथ तैयारी करना है, ताकि आपका परिणाम भी बहुत अच्छे से इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम में आ सके। ठीक है बच्चों, मेरे साथ साथ आप लोग भी तैयारी कीजिए, एकदम पूरी एनर्जी को झोंक देना है। सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ बताऊँगा, और जो डॉट आपके यानी कि डॉट वाले जो प्रश्न होंगे, वो प्रश्न को भी हम यहाँ पर क्लियर करते रहेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं विदाई। जय हिंद, जय भारत।